वेलकम टू आवर एसएसपीसी। आज हमारे साथ है सुमित राय, जिन्होंने जेई में और नीट में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। तो वो आज हमारे साथ है और वो उनके जर्नी का जो जेई और नीट का जो जर्नी है उनमें उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था, कैसे कैसे उन्होंने कुछ कुछ चीजें फेस की, तो वो हमारे साथ वो उसका फुल डिटेल्स वो हमारे साथ आज शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम टू सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम आपसे जो बात करना चाहते हैं, जो आपका जेई और नीट का जो प्रिपरेशन था वो बहुत अच्छा हुआ था, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन किया, कैसे कैसे स्टेजेस आपके गए थे, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हम देख पा रहे हैं कि आपका जेई का जो परसेंटाइल है 96.56% है, वो बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट माना जाता है। और फिजिक्स में जो हम देख रहे हैं कि आपका 88 आया है आउट ऑफ 100 में, तो इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो और नीट में भी आपका आया था 571। ठीक है, जो भी है बस वो सही है, ठीक है, उससे भी बेटर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, जो चलेगा उसमें दिक्कत नहीं है। तो पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इस बार आप रिपीट लिए थे। ठीक है, तो जो आपने रिपीट लिए थे, तो रिपीट के टाइम पे आपने कैसे कुछ माइंड सेट किए थे, मतलब रिपीट लूंगा नहीं लूंगा, ऐसे कुछ सिचुएशन आपने भी फेस किए थे या नहीं फेस किए थे? आपने फेस किए। अच्छा अच्छा। तो कैसे, मतलब पहले कैसे, मतलब बाद में पूछेंगे। जो आपने रिपीट लिया था, मतलब रिपीट लेने के लिए क्या जरूरत क्या था, मतलब रेगुलर स्टैंडर्ड थे और रेगुलर जब आप थे, ट्वेल्थ जब आप लोग मतलब पास कर रहे थे उस टाइम पे, और रिपीट में ये जो दो फेज है, वो आप उस टाइम पे क्यों डिसाइड किए थे कि हाँ मैं रिपीट लूंगा? कहाँ पर आपका कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह था, क्या था? सर मैं जब ट्वेल्थ के साथ एंट्रेंस दिया था तो मैं अपना 100% नहीं दे पाया, क्योंकि मैं ट्वेल्थ में बोर्ड में फोकस ज़्यादा कर लिया था, तो इस वजह से मैं एंट्रेंस में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ और इस साल तैयारी करेंगे और एंट्रेंस देंगे। और मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने बोला कि तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तो फिर मैं पहले फिजिक्स सर के पास, तकनीक सर के पास आया था, तो उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया था कि तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो तो ठीक है आप एडमिशन के बारे में बोलेंगे जरूर। तो जब हम लोग रिपीट के बारे में सोचते हैं, मैं पहले से एक्चुअली जो हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं वो एक्चुअली जूनियर बच्चे लोग जो है उनके लिए एक्चुअली मैं लेने वाला हूँ। तो जो उस टाइम पे आपने सोचा था कि हाँ ठीक है मैं रिपीट लेता हूँ, तो उस टाइम पे दो रिपीट जैसा माइंड से हम लोगों के पास होता है। एक होता है कि फुल ड्रॉप, जो हम लोग बोलते हैं फुल ड्रॉप, और दूसरा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपके दिमाग में था कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में पेरेंट्स कुछ प्रेशराइज करते हैं पार्शियल ड्रॉप के लिए। तो आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे ही कुछ बोले थे पार्शियल ड्रॉप के बारे में, या फिर कुछ सीधा मतलब आपने डायरेक्ट ड्रॉप लेने की सोचा? मतलब ये जो फेज था, ये फेज आपने कैसे, मतलब कैसा था आपका? सर मेरे पेरेंट्स भी बोला था तू पार्शियल ड्रॉप भी ले सकता है, लेकिन मैंने बोला सर फिर कॉलेज का हो जाता है, फिर दोनों का मिल नहीं पाते, तो मैंने सोचा कि फुल ड्रॉप ही लेंगे, पार्शियल ड्रॉप नहीं लेंगे। तो उस टाइम पे जब हम उस टाइम पे शायद आपसे मतलब आपने मुझसे बात भी किए थे कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, वो कुछ कंसेप्ट आपके पास था। तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि नहीं अगर लेना है तो फुल ड्रॉप लीजिए, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में दिक्कत ज़्यादा आ जाते हैं बच्चे लोग। क्योंकि इस बार भी आपके साथ भी कुछ पार्शियल ड्रॉप्स लिए थे, उन लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि हमेशा वो होता है। तो जैसे आपने मतलब रिपीट का जो जर्नी है वो बिगिनिंग से आपने कैसे शुरू किया, कैसे सोची कि टीचर रखेंगे नहीं रखना है, ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि आजकल का ऑनलाइन का बहुत ज्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, तो कैसे आपने वो डिसाइड किए थे, मतलब आपका डिसीजन में कैसे था वो? सर ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होता है, कि कभी कभी कंसिस्टेंसी
टूट भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब रिपीट ले रहे हैं तो ऑफलाइन ही लेंगे, और मैंने सर को ज्वाइन किया था। बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री भी मैंने ऑफलाइन से किया हो, और मैं ऑनलाइन में पढ़ता था। जो कंफ्यूजन था वो मैं ऑनलाइन में करता था, और ऑब्वियसली एनसीईआरटी पढ़ता था। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने शुरू किया था कि प्रिपरेशन वगैरह, तो उस टाइम पे प्रिपरेशन वगैरह जब आपने शुरू किया था, रिपीट भी आप कर रहे थे, तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो रिपीट ईयर में मतलब रिपीट ईयर को ठीक है मैं बाद में लेता हूँ, पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, ज्यादातर बच्चे लोगों का जो क्वेश्चंस रहता है बोर्ड और मतलब एंट्रेंस में, दोनों में एक्चुअली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है या फिर नहीं है, ऐसा कुछ मानना है बच्चे लोग, तो कैसा मतलब आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में? सर बेसिकली जो बोर्ड होता है सिर्फ क्लास 12 का होता है, और एंट्रेंस में हमें क्लास 12 भी करना पड़ता है, 11 भी करना पड़ता है। तो बोर्ड में ज़्यादा फोकस हमारे चला जाता है 12 में, तो वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि तुम्हें दोनों करना पड़ेंगे कि 11 भी करना पड़ेगा, फिर और 12 भी 12 भी करना करना पड़ेगा, और दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, नहीं तो एक होगा नहीं तो दूसरा में दिक्कत आ जाएगा, वो हमेशा होता रहता है। अच्छा, तो बोर्ड में आपका कैसा मतलब कैसे नंबर थे, साइंस ग्रुप के अंदर आपका कैसा नंबर आया था? सर जैसे बोर्ड्स में- खास में फिजिक्स में मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली कैसा नंबर आया था? सर फिजिक्स में मेरा 95 था 100 में, आउट ऑफ 100 में आपको 95 आया था। और केमिस्ट्री में भी 95 था, और बायोलॉजी 93 था। अच्छा अच्छा। तो ज्यादातर बच्चे लोगों का जो मानना होता है कि फिजिक्स में, ज्यादातर खास करके बच्चे लोगों का मानना होता है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, और इसके अंदर हम लोग 95 लाना मतलब बहुत कुछ वो लोग मानते रहते हैं। जैसे अभी के जो 12th के बच्चे लोग होते हैं वो आपके सामने में बैठे हैं, तो वो 12th के बच्चे लोग भी सोचते रहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं कि हाँ बोर्ड में 90 क्लास लाना बहुत मुश्किल वाला बात है। तो इसके लिए आपने कुछ खास किया था या फिर ऐसे मतलब फोकस था, ये कुछ खास किए थे या फिर कुछ और चीज था जो आपको 95 लाने में मतलब मदद मिला आपको? सर बेसिकली मैंने क्लास 12 में कॉन्सेप्ट में ध्यान दिया था, क्योंकि सर ने हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, और डेरिवेशन भी कराया था, सब कुछ कराया था। और बेसिकली सर ने तो हमें मॉड्यूल प्रोवाइड किया था जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जो हमें बहुत हेल्प किया था। और जो थे सर प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस करना तो चाहिए। जो हम लोग हमेशा वो थियोरेटिकल एग्जाम्स वगैरह लेते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो ये तो रहा आपका बोर्ड का मतलब जो आपका परसेंटेज है वो बहुत ही मतलब बहुत ही लाजवाब तरीके का परसेंटेज मतलब आपको आया था, और जो बोर्ड्स का नंबर है वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा वाला रिजल्ट आपको मिला था बोर्ड में। तो जो आप उस टाइम पे नीट आपका नहीं हुआ था, क्रैक नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे आपका नीट का एक्चुअली स्कोर कितना आया था? सर मेरा नीट का स्कोर आया था 382। 382 आपको मिला था। अच्छा अच्छा। और जेई में आपको कैसा मिला था? उस टाइम पे आपने जेई भी दिया था, कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट वाला दिया था आपने, मुझे जितना याद है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपने मतलब जेई में आपका परसेंटेज कैसा आया था? सर मेरा जेई में 89.5 परसेंटाइल आया था। 89.5% आया था। तो उसके हिसाब से तो आपको मतलब कुछ अच्छा वाला कॉलेज भी मिल जाता या फिर परसेंटेज भी मिल जाता, लेकिन आपने चूज किया था कि मैं रिपीट ही करूँगा, मतलब उससे बेटर आपने सोच कर रखा था। अच्छा, तो इसके लिए जो आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, जो आपने यहाँ पर फिजिक्स के लिए ज्वाइन किया था, केमिस्ट्री कई जगह पर और बायोलॉजी की और आपने ज्वाइन किया था, तो ये जो लॉन्ग जर्नी होता है मतलब एक साल का जो लॉन्ग जर्नी होता है, वो लॉन्ग जर्नी में आपने डेफिनेटली कुछ मुश्किल का भी सामना किया था उस टाइम पे। तो हम लोग पहले पूछना चाहते हैं कि जो प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन मतलब मैं हमेशा आप लोगों को जब क्लास में करवाता था, जैसे हम लोग हमेशा पर चैप्टर्स के ऊपर से तकरीबन 150 से 200 के आसपास कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग मतलब प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करवाए थे, मतलब चैप्टर वाइज जैसे क्वेश्चंस वगैरह किए थे, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को जेई में जब आप दिए गए थे मतलब एग्जाम देने के लिए गए थे, जेई में और नीट में कैसे आपको वो हेल्पफुल हुआ?
क्वेश्चंस कॉमन आया था या फिर उसका कॉन्सेप्ट कॉमन आया था, कैसा होता है मतलब कैसे? बेसिकली सब क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल होता है कि लिंक्ड होते हैं। तो सर ने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मतलब करवाया था हमें, बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि हमें तरीका पता चलता है कि कैसे करें, क्वेश्चन कैसे करें। ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो वही मतलब सर ने तो बहुत क्वेश्चन किया था। सर बार बार बोलते थे कि क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा हो। तो वैसे ही सर ने बहुत सारे कराया था कि पर चैप्टर तो मिनिमम 150 क्वेश्चन करवाए थे, और मॉड्यूल भी देते थे जिसमें 100-200 क्वेश्चन होते थे, जो बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए फिजिक्स के लिए। ओके, तो जो आपने प्रिपरेशन करवाई थी, जो मैंने पहले भी बोला था कि एक्चुअली मतलब क्लास में मैं बोलता हूँ कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन होता है, स्पेशली रिपीटर्स लोगों के लिए जो प्रिपरेशन होता है, रिपीटर्स में एक्चुअली सब स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है। जो प्रिपरेशन होता है उसका 3 फेजेस, हम मतलब मैं सोचता हूँ कि 3 फेजेस है। जैसे क्लास में बोला जाता हूँ, मतलब बोलता रहता हूँ हमेशा कि पहला फेजेस होता है कि आपको सिलेबस कवर करना है। सेकेंड फेज जो होता है वो आपको रिवाइज करना है, वही टॉपिक आपको रिवाइज करना है। और थर्ड वाला जो होता है वो लास्ट में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो होता है वो होता है कि हम लोग एग्जाम के लिए कैसे इसको मतलब एग्जाम टाइम में कैसे हम इसको टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमेशा बच्चे लोग एक ही चीज बोलते रहते हैं कि हम लोग 12th में आ चुके हैं, मतलब रेगुलर बच्चे लोग मैं बोल रहा हूँ 12th में आ चुके हैं, 11th में मेरा बहुत ही खराब हाल है, तो इसको मैं कैसे रिवाइज करूँ। तो इसीलिए मैं जो आपने भी किए थे, शायद मेरे हिसाब से आप भी बोल रहे थे कि सर उस टाइम पे मैंने जो डिसीजन लिया था वो गलत लिया था, मुझे एक बार में ही होना चाहिए था, मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया था। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो क्या हम 11 के साथ मतलब 12 के साथ साथ 11 को भी रिवाइज कर सकते हैं जो रेगुलर बच्चे लोग होते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन कि मुझे 11 भी करना है तो साथ साथ नया 12 भी करना है, तो 11-12 दोनों प्रॉब्लम नहीं होगा अगर टाइम शेड्यूल अलग अलग सही तरीके से हम लोग ठीक है। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज जो हमेशा मतलब मैं फुल की बात कर रहा हूँ, एक चीज जो हमेशा बच्चे लोगों का रहता है कि डिस्ट्रैक्शन कुछ बोल के रहते हैं उन लोगों का। डिस्ट्रैक्शन मतलब ज्यादातर केसेस में मोबाइल जैसा होता है, तो इसके लिए आपने कुछ किए थे क्या? सर बेसिकली मैं मोबाइल से मैक्सिमम टाइम पढ़ता ही था, नोट्स था, पीडीएफ था, फिर लेक्चर भी कभी कभी जो कॉन्सेप्ट नहीं आता था वो भी मतलब मोबाइल से करता था कभी कभी, और फिर मोबाइल से ज़्यादा नहीं करता था। और मेरे मोबाइल पे मैं मुझे जितना याद है आप क्लास में शायद वो एक 2G वाला फोन लेके आते थे और बोलते थे कि जो आपका मतलब ऑनलाइन क्लासेस का जो मोबाइल है वो आप मम्मी के मोबाइल से करते हैं, वो हमेशा मम्मी के पास ही रहते हैं और आपके पास एक छोटा शायद नोकिया वाला होगा, नोकिया का कुछ छोटा वाला मोबाइल था क्योंकि उस टाइम से आपका कंसेप्ट था कि मुझे टाइम मतलब मोबाइल के ज़्यादा अंदर घुसना नहीं और टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, वो आपका वो थिंकिंग था। जो पिछले दिन आया था मासूम, उसका भी कुछ ऐसा ही था, वो छोटा वाला मोबाइल ही लेके आता था, मासूम भी सही था। तो आप भी छोटा वाला, मुझे जितना याद है आपको शायद वो लेके आते थे क्लास में। तो मतलब मोबाइल से आप थोड़ा दूरी बना के रखते थे, ठीक है, और जो क्लासेस वगैरह होता था, जो हम लोग कभी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो आप मम्मी के मोबाइल से देखते हैं। तो ठीक है, और इसके ऊपर बेस करके मैं और एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आपने जब रिपीट ईयर में थे तो ऐसा होता था कि आप एक चैप्टर खत्म करके दूसरे वाले चैप्टर में गए और पहला वाला चैप्टर आपके दिमाग से निकल रहा था, ऐसा कुछ हुआ था या फिर आपने कुछ और तरीका अपनाया था इसमें? बेसिकली मैं जब एक चैप्टर करता था तो दूसरा चैप्टर में ज़्यादातर रिविजन चलता था, क्योंकि टेस्ट होता था। जो टेस्ट मैं सर के यहाँ भी दे देता था, दूसरी जगह भी देता था, कि रिविजन हो जाता था। बेसिकली सर के जो टेस्ट थे NMTS, मैंने एक भी शायद मिस नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये मतलब मुझे पता चलता था कि कहाँ मेरी गलती हो रही है और मैं वहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। और सर की यह मैंने सब टेस्ट दिया था, और हाँ, टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए, और टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी करना चाहिए, जिससे रिवीजन भी हो जाता है। और हाँ, रोज़ रिवीजन करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, अभी भी बताऊँ, मतलब हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपका जो स्टडी स्टाइल होगा, वो स्टडी स्टाइल कुछ इस तरीके का बनाना चाहिए आप लोगों को। खास करके फिजिक्स में मैं बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो उसके लिए इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, मतलब कैसे प्रॉपरली कैसे प्रिपरेशन को उसका नॉलेज भी मुझे नहीं है। फिर भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमेशा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपको नया वाला टॉपिक के लिए लेना चाहिए, जो आप लोगों को भी क्लास में मैं बोलता था, और तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के आसपास आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। और तीसरा वाला जो होता है वो हमेशा पिछले चैप्टर, जो पिछले मतलब चैप्टर्स हम लोग करते थे, उसके लिए भी हम लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उसमें आपने कैसे ध्यान दिया था, मतलब वो आपने फॉलो किए थे या फिर उसके मतलब नहीं फॉलो किए थे, कैसे आपने प्रिपरेशन किया? मैं रोज तो नहीं, 2-3 दिन बाद रिवीजन करता था। मतलब ये जो चैप्टर खत्म किया था उसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेता था, जिससे मुझे थोड़े बहुत रिवीजन हो जाते थे और मैं भूलने का चांस बहुत कम हो जाता था, जो बहुत ही हेल्प हुआ। और मैं जब नया चैप्टर स्टार्ट किया करता था, मैं नया चैप्टर कॉन्सेप्ट भी देखता था और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट में जो पढ़ते थे थ्योरी में भी नहीं समझ में आता था, लेकिन क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम थ्योरी का फॉर्मूला तो पढ़ लिए भाई, फॉर्मूला बहुत इजी है, हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इसको मतलब इसको यूज कैसे करें। ज्यादातर केसेस में जो फिजिक्स का इशू होता है वो यही होता है कि वो सीजीएस और एसआई में मिक्स करके क्वेश्चंस देते हैं। तो फॉर्मूला तो पता है, लेकिन जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं उस टाइम पे हम लोगों को दिक्कत आ जाती है। तो मैकेनिक्स वगैरह के अंदर हम लोग बात करते तो वो इजी रहता है, क्योंकि सीजीएस ऐसे वो दोनों हम लोग को पता है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं या फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाते हैं, वहां पर कुछ अलग अलग नाम जैसा होता था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन में भी दिक्कत आता था, तो वो ज्यादा दिक्कत होने वाला होता है हमेशा। अच्छा, तो और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बोला कि प्रिपरेशन सही तरीके से किया था, रिवीजन भी आपने सही तरीके से किया था, एग्जाम भी आपने दिए थे, तो जो एग्जाम्स आप देते थे तो उस एग्जाम्स में क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता रहता हूँ, मेरे यहाँ पर जो एग्जाम होता है खास करके एनएमटी जीएमटी दोनों का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है, तो उसमें आपको भी कम नंबर आता था या फिर पहले मतलब पहले से आपके पास कम नंबर आता था या फिर धीरे धीरे आपने इम्प्रोवाइज किया था उसके अंदर? सर पहले तो जब फर्स्ट टेस्ट देता था तब तो कम ही आता था, 400 समथिंग, 400 300, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। लास्ट में याद है जब लास्ट टेस्ट दिया था मेरा फुल सिलेबस के ऊपर इसका 540 50 समथिंग आया था। ऐसे मतलब देता था और क्वेश्चन पूरा लेवल अच्छा था, और बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था, और फिजिक्स तो सर करते थे जो बहुत ही मतलब मुझे तो अच्छा लगता था। अच्छा, तो जो आपने बोला कि आपका नंबर पहले कम आता था, तो उस टाइम पे क्या आप डीमोटिवेट होते थे या फिर आप आपका जो कहाँ पर एक्चुअली फॉल्ट हुआ है वो आप इम्प्रूव मतलब एनालिसिस करते थे? सर इसमें डिमोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो टेस्ट है, मतलब टेस्ट में तो मार्क कम आएगा तो समझ पाओगे कि कहाँ गलती हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। मार्क तो जो मेन टेस्ट होगा जो नीट होगा उसमें डिपेंड करेगा कि तुम्हारी मार्क्स तुम्हारी सिलेक्शन होगा, लेकिन टेस्ट में इतना डिपेंड नहीं करेगा। तुम समझ पाओगे कि सच में हमें कहाँ और काम करना पड़ेगा और कहाँ मेरा कॉन्सेप्ट एकदम ठीक नहीं है, उसको सुधारना देखना। मतलब एनालिसिस के बारे में बोले, एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना चाहते हैं। अच्छा, तो और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चे लोगों के, क्योंकि आप दोनों ही क्रैक कर चुके हो और हमें उम्मीद है कि आपको नीट में भी एक अच्छा सा सीट मिल जाएगा और जेई में तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नीट में बस इतना ही है कि इस बार एनटीए का कुछ इधर उधर उन्हें हो गया, कुछ स्कैम वगैरह भी किए उन्होंने, कुछ गलतियां भी की, कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, जिसकी वजह से सीट्स को लेकर थोड़ा सा टेंशन हम लोगों को है। लेकिन अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो ये बहुत अच्छा वाला नंबर है। तो नीट और जेई में एक्चुअली कुछ अलग से डिफरेंट होता है या फिर प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स में कुछ सेम रहता है? उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, फिर मैं फिजिक्स के बारे में पूछता हूँ। फिजिक्स में जेई मेंस में और नीट का क्वेश्चन लेवल सेम ही रहता है,
बेसिकली सब सेम ही रहते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन मतलब प्रिपरेशन का स्टाइल से। हाँ सेम रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नीट में टाइम बहुत कम होता है, तो फास्ट होना पड़ेगा। और जे में भी टाइम बहुत कम होता है, लेकिन जे एनफ टाइम मिल जाता है ये करने के लिए। और जे में मैथ्स का भी लो जाओ अच्छा अच्छा, वो मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि मुझे अगर नीट और जे दोनों है, दोनों देना है, तो इसके लिए कुछ नहीं। टेंशन कुछ नहीं है। मैं जे मीन्स टेंशन नहीं, एडवांस थोड़ा लेवल एडवांस थोड़ा लेवल हो जाएगा, अच्छा होगा। तो हम लोगों के लिए मतलब प्रिपरेशन जो होगा वो प्रिपरेशन मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे नीट और जे दोनों एक साथ ही हो जाते हैं, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, ये तो फिजिक्स का गया, तो बायोलॉजी तो ठीक है कि सिर्फ नीट के अंदर ही है, उसके अंदर नहीं है। तो केमिस्ट्री के लिए भी कुछ सेम तरीका है या फिर कुछ डिफरेंस जैसा है उसके अंदर? केमिस्ट्री में सेम है, लेकिन केमिस्ट्री मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ये इनऑर्गेनिक तो पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी होता है। और फिजिकल के लिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल का क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है, क्योंकि फिजिकल न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो थोड़े बहुत अभी तो सॉल्ट एनालिसिस भी है, तो मतलब प्रैक्टिकल फिजिक्स जो हम लोग बोलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट एनालिसिस भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो प्रिपरेशन लिया वो तो ठीक है, सही है, सही तरीके से आपने लिया था। बीच बीच में आप बोलते रहते थे कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम। तो खास करके जो आपके बैच के जो बच्चे लोग हैं, मुझे अभी भी याद है ज़्यादातर बच्चे लोगों का रिपीट बैच था मैक्सिमम। जो लास्ट वाला जो टाइम था, उस लास्ट वाले टाइम के अंदर उन लोगों को ज़्यादा कुछ टेंशन्स वगैरह आ गया था। तो आपको भी कुछ ऐसा, मुझे जितना याद है आपको भी शायद कुछ टेंशन्स वगैरह आया था। तो उस टाइम पे आपको मतलब कैसे फील हो रहा था, जो एक्चुअली मतलब लास्ट के टाइम में एग्जाम से तकरीबन 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, या फिर अप्रॉक्स उस टाइम में? सर बेसिकली क्या होता है कि आप एक साल बहुत मेहनत किए हो, फिर लास्ट के 1 महीने पहले रिविजन भी करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सच में मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं तो पढ़ा हूँ, अब याद एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतने साल तक मेहनत की, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, मेरे दोस्त का भी ऐसा हुआ था, मतलब कि मैं भी मोटिवेट करता रहता है कि ऐसे करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हो जाएगा, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। मेरे दोस्त लोग भी बोलता था, मैं खुद भी मैं सर से भी सजेशन लेता, सर मैं क्या करूँ, मेरा तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा तो कॉमन है, क्योंकि नीट आप सपने देख चुके हो नीट के लिए, तो ये तो कॉमन है। मतलब ये फेज आपको आने वाला ही है। हाँ, ये फेज आपको आने वाला है और आपको ये फेज कंप्लीट ही जाना है, क्योंकि आपके साथ भी कुछ मतलब आपके साथ मतलब आपके दोस्त लोगों के साथ कुछ ऐसे थे, कुछ और बच्चे थे जिनका प्रिपरेशन वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट वाला जो ये वाला जो फेज था, ये वाला फेज के अंदर उन्होंने खुद को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे हो गया था। तो मतलब आप उस फेज पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे थे, मतलब जितना हो सके आप। तो उस टाइम पे जैसे हम लोग एक कॉमन सा चीज होता है कि भाई मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या आप मतलब प्रिपरेशन मतलब पढ़ाई वगैरह जो है वो आप डाउन कर देते थे, मतलब बंद कर देते थे, या फिर उस टाइम पे भी आपने पढ़ाई चालू रखा था? सर जब आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो एक खुशी मिलेगा अंदर से, हाँ मैं आज एक कंप्लीट किया और एक कंप्लीट करके सो रहा हूँ, तो मतलब सोने से पहले एक खुशी मिलता है कि मैंने कंप्लीट कर लिया था। और मतलब नेक्स्ट दिन के लिए प्लान भी बना रखते थे, तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर जो टारगेट लेकर रखे हो वो कंप्लीट करके सो गए। अगर बाई चांस कंप्लीट नहीं भी हुआ तो थोड़े बहुत गिल्टी फील होता है कि आज नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, मेरा गलती है, कल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कल दूसरा भी टारगेट है, तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो जाते थे, तो थोड़ा टाइम निकल के कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। हाँ, हर समय कंसिस्टेंसी रखना प्रॉब्लम हो जाती है सच में, क्योंकि आप एक साल से कंसिस्टेंसी रखना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।
हाँ वो लेकिन मतलब कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो रखना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। लेकिन हम लोग कुछ करने भी नहीं, मतलब कर भी नहीं सकते, हम लोगों को कंसिस्टेंसी मतलब रखना भी ज़रूरी है। तो जब एग्ज़ाम हॉल पे गए थे, मतलब एग्ज़ाम के दिन, मैं एग्ज़ाम के दिन पे आ जाता हूँ। एग्ज़ाम के दिन जब आप गए थे उस टाइम पे आपको फियर तो बहुत ज़्यादा लगा ही होगा, वो तो पक्का पता है। तो एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ था, मैं जेई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें तो थोड़ा बहुत हम लोग को टाइम भी मिल जाता है, लेकिन नीट के अंदर मुझे टाइम नहीं मिलता है पक्का सही तरीके से। तो वो बोला जाता है कि आप लोगों को 200 मिनट्स दिया जाएगा, मतलब 3 आवर्स 20 मिनट्स पक्का दिया जाता है, या फिर कुछ प्रोसेसिंग की वजह से उसको मतलब कहीं ना कहीं पर वो चला जाता है उस टाइम। 200 मिनट तो पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि आपको सिग्नेचर भी करना पड़ता है, थंबप्रिंट भी है, फिर इन्विजिलेटर आता भी है, तो देख इसमें 10-12 मिनट चले जाते हैं। तो 200 मिनट का तो एक्सपेक्टेशन मत रखो क्योंकि 200 मिनट पूरा नहीं मिलेगा। मतलब 180 मिनट्स 3 आवर्स की प्रिपरेशन लेके जाना। हाँ, अच्छा, तो एग्जाम हॉल में आपने कुछ खास किए थे कि ताकि आपको प्रेशर या फिर ऐसे कुछ आपने सोचा था कि पहले मैं बायोलॉजी करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, ऐसे कुछ आपने प्री प्लान करके गए थे या फिर एग्जाम हॉल जाने के बाद आपने डिसाइड किया? सर मैं क्या करता था, मतलब मैं सब क्वेश्चन करता था, जो लेंदी होता मैं उसको स्किप कर देता था लास्ट के लिए, क्योंकि मैं बीच में टाइम लॉस नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो मैंने ऐसे 10-12 क्वेश्चन बायोलॉजी का लास्ट में किया, मतलब सब रेगुलरली करते गए। मेरा बायोलॉजी 45 मिनट लगा है अप्रोक्स मतलब छोड़ के भी 45 मिनट्स के आसपास आपको लग गया था। मतलब बायोलॉजी मतलब बॉटनी और जूलॉजी दोनों को मिला गया, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड। हाँ स्टेटमेंट बेस्ड बहुत क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल। उसके बाद आपने केमिस्ट्री में गए या फिर फिजिक्स में गए? सर मैं केमिस्ट्री में गया क्योंकि मैं जो मुझे नहीं आ रहा है मैं उसको स्किप कर देता था। अच्छा। और नेक्स्ट में चला था, मैं टाइम लॉस नहीं करता था। और फिर भी मेरा 10-12 क्वेश्चन मतलब थोड़े सिली मिस्टेक हो गया आपका, हाँ। जो आप एग्जाम देने के बाद बहुत मतलब हम बोले भी थे कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रही थी, कुछ गलतियां मैंने कर दिया। वो गलतियां एक्चुअली कभी कभार हो जाती है, इसके लिए और ज़्यादा हम लोग को सीरियस रहना जरूरी था। फिर भी जो भी आया, जो भी आपका नंबर आया वो सही है। तो इस बार का जो एनटीए का जो स्कैम हुआ है, स्कैम मतलब जो इतने सारे बच्चे लोगों को उन्होंने ग्रेस मार्क डाल के जो दिया है, मतलब 720 डाल के दिया है, वो आप कैसे मतलब देखना चाहते हैं? ये सही किया उन्होंने या फिर ये उन्होंने गलत कर दिया था? ग्रेस मार्क का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले, हमें भी कभी पता नहीं था। वो क्लैट एग्जाम का था जो ग्रेस मार्क का था, वो सुप्रीम कोर्ट में 2018 का था। तो हाँ। कहाँ से इस साल कहाँ से ग्रेस मार्क आ गया मुझे भी नहीं पता, और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं बोला गया कि एनटीए को ग्रेस मार्क दे दो। पिटीशन जस्ट फाइल किया गया और एनटीए की मर्जी से दे दिया। और पटना केस में भी देख रहा हूँ कि पेपर लीक का बहुत बड़ा ये हुआ है, एफआईआर भी कर चुके हैं। और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकते, ग्रेस मार्क कैसे दे सकते। और ये तो चलो सर ग्रेस मार्क दे दिया, फिर हमें भी इन्फॉर्म भी नहीं किया कि रिजल्ट देंगे, हम इस बार ग्रेस मार्क ऐड कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हम मतलब ट्वीट करे, यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाया जो वायरल चला गया था, तो एनटीए प्रेशर में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उन्होंने कुछ बोल दिया कि हाँ हम लोगों ने ग्रेस मार्क दिया। पहले उन लोगों ने 2 दिन तक, मुझे जितना याद है 2 दिन तक उन्होंने कुछ शायद सही तरीके से नहीं भी बोला था, और उसका क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने कुछ नहीं दिया था। जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था उसका शायद शाम के तरफ उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया कि 700 उन्होंने 719 और 718 का कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए बोला था, और उसके बाद उन्होंने ग्रेस मार्क। ठीक है, जो भी है, तो इसका जो मतलब प्रोसेस है वो तो दिक्कत एक्चुअली हो रहा है। तो अभी आप लोग देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप मेरे हिसाब से जो आपने मुझे बोला था पर्सनली कि आप जे में जाना चाहते हैं, अभी आप जे के लिए फोकस है क्योंकि नीट के ऊपर कुछ डाउट्स वगैरह भी है, वो सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम कि आपका कुछ अच्छा सब हो जाए, जो आप चाहते हैं वो आपका हो जाए। तो जब आपको सीट एलोकेशन होगा, जब आप एडमिशंस वगैरह आपका प्रोसेस वगैरह होगा, उस टाइम फिर से हम आपके साथ एक बार बात करना चाहेंगे कि उस टाइम पे आपका मतलब प्रिपरेशन मतलब वो फॉर्म फिलअप के लिए क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या आपने फॉलो किए थे और आपका माइंड सेट, और फिर से हम एक
गेट टुगेदर भी करने वाले हैं, जो जो बंदे इस बार अच्छे रिजल्ट किए थे। तो ठीक है, आज आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।